वो किला खंडर हो गया जहां सुरमा सुकून से चांदनी में बैठकर साके के जाम गर्दिश में लाते थे और चेरी के पेड़ फूलों से लदे रहते थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना जमशेद है। आलमी अदबियात के हवाले से आज मैं आपको जिस नावल का तारुफ करा रही हूँ, ये नावल मेरा पसंदीदा नावल है। ये एक जापानी नावल है जिसका नाम है 24 आंखें, 24 आइज के नाम से ये नावल पहले अंग्रेजी में शाया हुआ। इसकी मुसन्निफा साकाए सुबुई हैं। ये देखिए, इसकी मुसन्निफा साकाए सुबुई हैं जिन्होंने इसे जापानी जबान में लिखा और इसके बाद अकीरा म्यूरा ने इसको अंग्रेजी जबान में तर्जुमा किया। अपनी नौइयत का ये वो अहम नावल है जो जंग के पस मंजर में लिखा गया, खासतौर पर दूसरी जंग अजीम के पस मंजर में लिखा गया। और इस नावल में एक छोटे से प्लॉट, किरदार और कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा वसी जंग का, दूसरी जंग अजीम का एक पस मंजर मौजूद है। साकाए सुबुई के बारे में सबसे पहले जो इस नावल की मुसन्निफा है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये वो खातून हैं जिन्होंने इससे पहले भी जंग के हवाले से बहुत से नावल लिखे और इनके बारे में कहा जाता है कि ये खातून अपने नावलों में बच्चों को लेकर इस तरीके से नावल लिखती हैं कि जो समझ लें कि पढ़ने वालों के लिए बड़े मुतासिर कुन होते हैं। तो इस नावल की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। 24 आंखों का नाम सुनकर जाहिर है सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि 24 आंखें क्या हैं। तो जनाब 24 आंखें उन बच्चों की, 12 बच्चों की आंखें हैं जो इस कहानी में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। नावल की कहानी क्या है उसके बारे में मैं आपको बताती चलूं कि ये एक ऐसा नावल है जिसका मरकजी किरदार मिस ओइशी अदा करती हैं। मिस ओइशी कौन है? मिस ओइशी जापान में, अच्छा ये इस कहानी को भी बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये वो जमाना है 1933 से कबल का कि जब जापान में जंग के आसार मौजूद हैं और पहली जंग अजीम हो चुकी है और दूसरी जंग अजीम का एक वक्त है। तो उससे कबल यानी दूसरी जंग अजीम से कबल के हालात से नावल शुरू होता है, जिसमें बताया जाता है कि एक कस्बे की कहानी है जिसमें कुछ बच्चे हैं और उन बच्चों की, वो बच्चे क्योंकि 12 बच्चे हैं और बहुत शरारती हैं और एक हाई स्कूल के बच्चे हैं और उनकी जो टीचर हैं वो, उनकी शादी हो रही है मिस कोबायाशी की। तो फिर वो उन बच्चों को छोड़कर जा रही हैं। बच्चे परेशान भी हैं और टीचर के जाने पर खुश भी हैं। खैर, वो टीचर जब चली जाती हैं तो उनकी जगह लेने के लिए नई आने वाली खातून उस्ताद जो हैं वो मिस ओइशी हैं, जिनको लेकर सब बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं और वो सोचते हैं कि पता नहीं आने वाली टीचर कोई देहाती खातून होगी या कैसी होगी और पता नहीं वो हमारे साथ कैसे रहेगी, किस तरह का सलूक करेगी। क्योंकि बच्चे खुद बहुत शरारती हैं तो वो पहले से ही शरारतें तैयार करना शुरू कर देते हैं कि हमने आने वाली टीचर के साथ क्या क्या करना है। खैर, उसी दौरान जब वो स्कूल के लिए बड़े एक्साइटेड होकर जा रहे होते हैं अपनी नई टीचर को देखने के लिए, तो तभी साइकिल सवार एक मगरबी लिबास में एक बड़ी मॉडर्न किस्म की टीचर उनके पास से गुजरती हैं और वो दंग रह जाते हैं कि जाहिर है एक कस्बे में, एक देहात में एक मॉडर्न औरत का तस्वुर तो सभी के लिए बहुत हैरान कुन होता है और वो हैरान रह जाते हैं कि ये खातून हमें पढ़ाएंगी। और उसके बाद से उनकी शरारतों के प्लान्स भी बढ़ जाते हैं और वो नित नई मनसूबाबंदियां करते हैं कि हम इस खातून को कैसे परेशान करेंगे। कहानी शुरू में बहुत दिलचस्प रहती है। कहानी में जाहिर है 12 बच्चे हैं और वो 12 बच्चे अपने उस्तानी को परेशान करने के लिए क्या क्या शरारतें नहीं करते। ना सिर्फ बच्चे बल्कि वहां के जो बच्चों के वालिदैन हैं और स्कूल के दीगर उस्ताद हैं वो भी मिस ओइशी को लेके थोड़ा परेशानी का शिकार रहते हैं कि ये एक मॉडर्न खातून हमारे दरमियान जाने कैसे एडजस्ट होगी। आहिस्ता आहिस्ता मिस ओइशी बच्चों की शरारतें भी भांपती जाती हैं और अपने अच्छे रवैये की वजह से बच्चों को मुतासिर करने लगती हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चों को मिस ओइशी के साथ रहने में मजा आने लगता है और फिर वो गाने की क्लास में उनकी और स्कूल में रियाजी पढ़ाने की क्लास में, इस तरह दीगर क्लासेस में वो मिस ओइशी के साथ एंजॉय करते हैं। एक दिन वो लोग खेलने के लिए समंदर के किनारे भी जाते हैं और वहां जाकर कुछ अपने मौसीकी भी सीखते हैं और अपने रियाजी की गिनती भी सीखते हैं और इस दौरान जानवरों की कहानियां भी होती हैं। और फिर अचानक से वहां पर मिस ओइशी
गिर जाती हैं, उनका पाँव रेत में जाता है और उन्हें बहुत जबरदस्त चोट आती है। इस चोट पर कुछ बच्चे तो हंसते हैं और कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो हंसने वाले बच्चे होते हैं दफातन उन्हें एहसास होता है कि कुछ बुरा हो गया है, और फिर वही होता है जिसका डर था कि मिस ओइशी को पाँव पर बड़ी जबरदस्त चोट आती है, जिसकी वजह से वो कस्बे में ज्यादा देर तक अब स्कूल में आ नहीं सकेंगी और अपनी पढ़ाई या पढ़ाने का अमल जारी नहीं रख सकेंगी। बड़ी मुश्किल से खैंचतान के कस्बे के लोग जो बड़े परेशान हैं उनको किश्ती में उनके घर पहुंचाते हैं और उसके बाद स्कूल के बच्चों की क्लास दीगर मास्टर साहब लेना शुरू करते हैं। तब बच्चों को एहसास होता है कि मास्टर साहब के साथ पढ़ना तो बहुत मुश्किल काम है। वो छोटी छोटी बात पर सजा देते हैं, डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और उन्हें अपनी मिस ओइशी याद आना शुरू होती है। अब जो बच्चे नाला रहते थे या शरारतें करते थे तो उन्हें भी मिस ओइशी की याद आने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता सभी 12 बच्चे उनको एहसास होता है कि मिस ओइशी उनकी जिंदगी में कितनी अहम थी, और फिर इस बात को लेके एक दिन वो सब प्लान करते हैं कि हम सब मिस ओइशी से मिलने उनके घर जाएंगे। और क्योंकि उनका घर बहुत दूर है और ये लोग कस्बे में रहते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे जाएंगे, लेकिन बहरहाल वो मोहब्बत ऐसी है उस्ताद और शागिर्द की कि वो उन्हें खींच कर ले जाती है। कस्बे के सब लोग परेशान हैं कि बच्चे कहाँ गए, और बच्चे जो हैं वो अपनी धुन में मगन स्कूल के फौरन बाद मिस ओइशी से मिलने उनके घर चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें भूख भी लगती है, कुछ बच्चे रोने भी लग जाते हैं और वो सब पढ़ने के लायक हैं चीजें। खैर एक वक्त ऐसा आता है कि फिर जब वो मिस ओइशी के घर पहुंच जाते हैं और मिस ओइशी उन्हें देखकर हैरान रह जाती हैं। वो बैसाखियों पर खड़ी हैं और लंगड़ाहट है जाहिर है उनके पैर में, और बच्चों से बहुत मोहब्बत से मिलती हैं। वो एक वालेहानापन है और वो हिस्सा नॉवेल का बड़ा जज्बाती है, रुला देने वाला है। खैर वो मिस ओइशी उन्हें प्यार करती हैं, बच्चे जाने को तैयार नहीं घर वापस, और वो उन्हें बड़े समझा बुझा के वापस भेजती हैं कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे वालिदैन परेशान होंगे। बच्चे घर आ जाते हैं और जब वो घर पहुंचते हैं तो जाहिर है कस्बे के लोग उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। कस्बे के लोगों को एहसास होता है कि उनके बच्चों ने मिस ओइशी से कितनी ज्यादा मोहब्बत की है। नॉवेल की कहानी यहाँ तक आके एक नई कहानी में तब्दील होना शुरू होती है, और अब ये वो वक्त है कि जब दूसरी जंग अजीम का आगाज हो रहा है जापान में, और आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों को जंग में भर्ती किया जाता है। अब वो बच्चे क्योंकि थोड़ा सा बड़े भी हो गए हैं, इस दौरान मिस ओइशी की ट्रांसफर हो जाती है क्योंकि वो दोबारा स्कूल जारी नहीं रख सकती अपने पैर की वजह से, अपनी टांग में चोट की वजह से, और उनका तबादला हो जाता है और उन्हें शहर के ही एक कॉलेज में जो उनके घर से करीब है स्कूल में, वहां पर उन्हें पढ़ाने के लिए इजाजत दे दी जाती है। मिस ओइशी का दिल बहुत दुख रहा है और वो बच्चों को बड़ी मुश्किल से अलविदा कहती हैं, और बच्चे भी रो रहे हैं और मिस ओइशी भी रो रही हैं। खैर अब वो थोड़ा उनके दरमियान में फासला आता है और दूसरी जंग अजीम का वक्त शुरू हो जाता है। लोगों को पकड़ पकड़ के जंग के लिए भर्ती किया जा रहा है और कोई शख्स नहीं बचता कस्बे का ऐसा कि जिसे जंग में भर्ती ना किया गया हो। मिस ओइशी के वो बच्चे जो अब थोड़े से बड़े हो चुके हैं और लड़कपन की हदूद से थोड़ा आगे आ गए हैं, और मिस ओइशी को उनकी बहुत ज्यादा फिक्र है कि कहीं उन्हें भी जंग में झोंक ना दिया जाए, और फिर वही होता है जिसका उन्हें डर था कि उनके बच्चों को भी जंग का ईंधन बनाने के लिए भेज दिया जाता है। वो बड़ा समझाती हैं अपने बच्चों को, और असल में तो जो नॉवेल का बुनियादी थीम है और नजरिया है वो यही है कि किसी भी मकसद के लिए या किसी भी काज के लिए इंसानी जान की जो हुर्मत है वो हर किस्म के मकसद से बड़ी है, और इंसानी जान इतनी अहम है कि उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, अपने प्यारों का कोई नेमुल बदल नहीं है। इस नॉवेल में बताया जाता है कि या ये दिखाया जाता है कि जंग अच्छी चीज नहीं होती, जंग तबाही लाती है, बर्बादी लाती है और इंसान से उसके प्यारों को छीन लेती है। अमन खुशियां लाता है, सुकून लाता है, तरक्की लाता है, और अमन जंग पर हमेशा भारी होता है। खैर मिस ओइशी के बच्चों को भी जंग में भर्ती किया जाता है और वो दुआ करती रहती हैं कि काश वो उन 24 आंखों को दोबारा से देख सकें। एक वक्त ऐसा आता है कि जब जंग हो गई है और खुद मिस ओइशी जिनकी शादी हो चुकी है और उनके शौहर भी जंग की नजर हो चुके हैं और अब वो बेवा हैं और उन्हें नहीं पता कि उनके 24 बच्चे कहाँ गए। वो कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं और उन पर क्या बीती, और नॉवेल में दिखाया जाता है कि उन पर जो भी बीती वो बहुत बुरी है।
जंग में जाने वाले बच्चे जो हैं कुछ मारे गए हैं, कुछ के बाजू टूट चुके हैं, कुछ की टांगे नहीं हैं, और बच्चियां हैं तो कुछ उजड़ गई हैं, किसी का घर बसा तो वो उजड़ गया है, और किसी के घर वाले मारे गए। तो बहुत बुरे हालात से वो सब लोग गुजरते हैं। यहाँ तक कि खुद मिस ओइशी पर जो कयामत गुजरती है वो भी कुछ कम नहीं होती। उनकी बहुत छोटी बेटी जो है वो भी जंग की नजर हो जाती है और मर जाती है। उसके मरने का सीन भी बहुत दिलदोज किस्म का है। उसका एक इक्तबास मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कहा यह जाता है कि जंग के दिनों में हुआ क्या कि काफी अरसे से अब तो ये जंग के दिन हैं और इन दिनों में कहत पड़ चुका है, और ये कहत एक खुद साख्ता कहत है कि जाहिर है बहुत सी खुराक जो है वो लोगों को नहीं दी जाती है कि जंग के लिए राशन में काम आएगी। तो होता क्या है कि काफी अरसे से ये दस्तूर हो गया था कि परसिमन पर पकने वाले पेड़, परसिमन जो है वो एक खाने की खुराक की तरह से है, उनको पेड़ों पर नहीं रहने दिया जाता था, बल्कि जब कच्चे होते थे तभी लोग उन्हें खा जाते थे। तो क्योंकि इंतजार का सब्र लोगों से रुखसत हो चुका था, बच्चे हमेशा बाहर निकल जाते और भूख से बेताब होकर कोई भी उगी हुई चीज खा लेते। वो मीठे आलूओं को उन पर लगी हुई मिट्टी समेत कच्चा ही खा जाते थे। सबके पेट में कीड़े हो गए जिसके असरात उनकी जिल्द पर दिखाई देने लगे, मगर बीमार पड़ जाने वाले देहातियों के लिए कोई डॉक्टर मौजूद ना था, न दवाएं थी, क्योंकि डॉक्टर और दवाओं दोनों को जंगी खिदमत के लिए तलब कर लिया गया था। तो हुआ ये कि वो बच्ची जब वो उसके पेट में कीड़े होते हैं और वो बीमार पड़ जाती है तो उसके लिए भी कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो बच्ची उसी तकलीफ में मर जाती है। अब उसके मरने का जो सीन है वो बड़ा दर्दनाक किस्म का है। हर चीज की किल्लत थी, इसलिए मिस ओइशी को यात्सू उनकी बेटी का नाम है, उसका ताबूत बनवाने के लिए लकड़ी खुद फराहम करनी पड़ी। उन्होंने एक पुरानी शिकस्ता अलमारी की लकड़ी ताबूत के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। बागों से फूल भी रुखसत हो गए, इसलिए दायकेची और नामिकी, ये उनके दोनों बेटों के नाम हैं, उन्होंने कब्रिस्तान में उगे हुए कुछ फूल चुने के मरने वाली बहन के ताबूत पर डाल दिए जाएं। अच्छा, अब ताबूत पर डालने के लिए फूल नहीं है, आखिरी रसूमात अदा करने के लिए कोई पुरोहित मौजूद नहीं है, क्योंकि उसे भी जंग के लिए ले जाया गया है। और फिर वो लोग क्या करते हैं, वो खुद ही कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। और किस तरीके से करते हैं, जब छोटा सा ताबूत तैयार हो गया तो उस लालटेन को उसके अंदर नन्ही बच्ची के चेहरे के पास रख दिया गया। सीपियां और कागजी गुड़ियां भी जिनसे यात्सू खेला करती थी अंदर रख दी गई। इसके दोनों भाई अचानक दुख से बेख्तियार होकर रोने लगे। दायकेची को सिसकियां लेते हुए अपने खेलने का रिंग याद आया, जिसे लेने का यात्सू को हमेशा से शौक रहा था। उसने ये रिंग कभी उसके हवाले न करने पर खुद को मलामत की और अब इसकी तलाफी का इरादा किया। उसने ये रिंग लाकर यात्सू के हाथों में थमाने की कोशिश की जो उसके सीने पर बंधे हुए थे, लेकिन इसकी सर्द उंगलियां अब इस रिंग को थामने के लिए तैयार न थी। यात्सू की मौत मिस ओइशी पर बड़ा गहरा असर छोड़ती है और उन्हें इस बात का एहसास होता है कि जंग अच्छी चीज नहीं होती। खैर, अपने खानदान को भी जंग की नजर कर देने के बाद एक वक्त ऐसा फिर आता है कि जब ये सब लोग जमा होते हैं, कौन लोग जो बच गए हैं, यानी जंग से बचने वाले उनके कोई एक दो शागिर्द और एक दो बच्चियां, जब वो जमा होते हैं तो वो बैठते हैं और रोते हैं और अपना दुख याद करते हैं। उन्हें याद आता है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा जमाना गुजारा, और वो इस बात को समझते हैं और इस बात को तस्लीम करते हैं कि जंग अच्छी चीज नहीं होती। नॉवल का इख्तिताम बड़ा दर्दनाक है, क्योंकि जो बच गए हैं तो वो सलामत नहीं है। उनका जो शागिर्द है तो किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, और आखिर में बैठ के वो सब बस अपने दुख ताज़ा करते हैं। नॉवल का इख्तिताम एक छोटे से नज़मिया हिस्से पर होता है। नॉवल की ट्रांसलेशन अजमल कमाल साहब ने की है, तर्जुमा बहुत शानदार है, पूरा तर्जुमा पढ़ने के काबिल है। तो आखिरी हिस्सा देखिए कि क्या है। वो किला खंडर हो गया जहां सूरमा सुकून से चांदनी में बैठकर साके के जाम गर्दिश में लाते थे और चेरी के पेड़ फूलों से लदे रहते थे। मजमूई तौर पर ये एक बहुत उम्दा, बहुत शानदार नॉवेल है। जंग के हवाले से ये नॉवेल खास तौर पर पढ़ने वाला है और इंसानी जान की हुर्मत बताता है। साथ ही साथ नॉवेल का तर्जुमा बहुत शानदार है। अजमल कमाल साहब ने इसे बड़ी मेहनत से अंग्रेजी से उर्दू के कालिब में ढाला है। इसे जरूर पढ़ना चाहिए, ये एक शानदार किताब है। बहुत शुक्रिया।